पूजा, मैंने सिर्फ 3 दिन की ही छुट्टी ली थी। मुझे लगा था कि 3 दिन में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन आज की छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं है। बॉस का फोन आया था, वह कह रहे थे कि आज एक अर्जेंट मीटिंग है ऑफिस में। हाँ जी, मुझे भी कहाँ मालूम था कि यह बुखार 3-4 दिनों तक मुझे परेशान करेगा। शरीर में इतना दर्द है कि उठना भी मुश्किल लग रहा है जी मुझे तो। हाँ, तुम्हें उठना भी नहीं है पूजा, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। देखो, अभी तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मैंने ये नाश्ता लाकर रख दिया है, थोड़ी देर में उठकर तुम कर लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जाइए। और पूजा, एक बात का विशेष ध्यान रखना। देखो, माँ की बातों में तुम ध्यान मत देना। तुम तो जानती हो माँ को बोलने की आदत है। हाँ जी, ठीक है। मैं 1 घंटे और सो जाती हूँ। मेरी तो हिम्मत इतनी भी नहीं है कि मैं उठ के नाश्ता कर सकूँ। और इस सिर के दर्द ने भी मुझे परेशान कर रखा है। पूजा, पूजा। जी मम्मी जी। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? किसका फोन मम्मी जी? मैंने तो फोन देखा ही नहीं है। तुम्हारे भाई का फोन आया था, बोल रहा था कि सुबह से 4 कॉल कर लिए उसने तुम्हें, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। जरा उठाकर बात कर लो। न जाने ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए सुबह से 4 फोन लगा लिया उसने। ठीक है मम्मी जी। ऐसी कैसी बीमार हो गई कि मोबाइल भी देखने की सुध नहीं है इसको। अरे आजकल की बहुओं को तो बस आराम करने का, बिस्तर पकड़ने का बहाना चाहिए। हेलो भैया, सॉरी मैंने देखा नहीं, मोबाइल साइलेंट पर था। अरे पूजा, जब से जिया जी ने बताया है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, पापा परेशान हो गए हैं तुमसे मिलने को। और पूजा, तुमने फोन नहीं उठाया तो पापा और घबरा गए, इसीलिए पापा तैयारी कर रहे हैं, तुमसे मिलने आ रहे हैं हम लोग। अरे भैया, पापा से कहिए मेरी तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो बस थोड़ी सी कमजोरी है, बुखार तो उतर ही गया है। अरे नहीं पूजा, पापा नहीं मानेंगे, और जब तक पापा तुम्हें नहीं देखेंगे ना, तब तक वो खुद ही बीमार रहेंगे, इसलिए मैं अभी उन्हें लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी बातें हम मिलकर करते हैं। अपना ध्यान रखना तुम। ठीक है भैया। अगर पापा इतने सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं तो वह तो सिर्फ नाश्ता करके ही निकल रहे होंगे, क्योंकि 2-3 घंटे का तो रास्ता है। यहाँ आते तक तो वैसे दोपहर को खाने का समय हो जाएगा। लेकिन खाना बनाएगा कौन? क्योंकि मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। न बुखार कम हो रहा है और न ही शरीर का दर्द कम हो रहा है। क्या करूं? ऐसे पापा इतने दूर से आएंगे और बिना खाए जाएंगे, ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे मम्मी जी से मदद लेनी चाहिए। शायद मम्मी जी मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दे, तो थोड़ा बहुत काम मैं मम्मी जी के साथ मिलकर कर लूंगी। चलकर पूछती हूँ मम्मी जी से। बेचारी पूजा पिछले 3 दिनों से तेज बुखार में जूझ रही थी। शरीर में इतना दर्द था कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। वो अभी तक तो आराम ही कर रही थी, लेकिन अचानक पापा और भैया के आने का सुनकर वह परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पापा और भैया इतनी दूर से आ रहे थे तो वह खाना खाकर ही जाएंगे। पूजा ने सोचा कि अगर सास की थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी तो वह जैसे तैसे सादा सा खाना तो बना ही लेगी अपने पापा और भैया के लिए। यह सोचकर पूजा अपनी सास के पास जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मम्मी जी, क्या बहू? अरे थोड़ा तो तरीका होना चाहिए तुम्हारे पास। देख नहीं रही थी कि मैं भगवान भक्ति में लीन थी? अरे थोड़ा सब्र कर लेती। सॉरी मम्मी जी, लेकिन कुछ जरूरी काम था आपसे। बोलो, क्या काम है? वो मम्मी जी, पापा और भैया आ रहे हैं, उनके आने तक खाने का टाइम हो जाएगा। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है उठने की। अगर आप कुछ देख लेती तो। देखो बहू, तुम मुझे ना इस पचड़े में मत डालो। तुम्हारे भैया और पापा आ रहे हैं तो खाना तुम ही बनाओ, मैं तो नहीं बनाऊंगी। पता नहीं कैसा खाना खाते हैं तुम्हारे मायके वाले। अगर कुछ उल्टा सीधा या कम ज्यादा हो गया तो 4 बातें अलग से सुनने को मिलेंगी। इससे तो अच्छा है भाई, अपना बवाल तुम खुद ही पालो। इसके अलावा और कोई काम हो तो बता दे, मैं बैठे बैठे कर लूंगी। लेकिन ये चूल्हा चौकी तो मुझसे ना बताओ। और मैं तो कहती हूँ कि जब इतनी ही तबीयत खराब है, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो पापा और भाई को चाय पानी में विदा कर दो। खाना अगली बार खा लेंगे वो। बेचारी पूजा को सास की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप धीरे धीरे जैसे तैसे रसोई में चली गई। इधर पूजा जैसे ही रसोई में जाती है, वैसे ही शारदा जी बेटी को फोन लगाकर 4 चूड़ी चढ़ा बढ़ाकर उसे बताती है। शारदा जी जानबूझकर इतना तेज तेज बोल रही थी कि बाजू की रसोई घर में काम कर रही पूजा उनकी बात सुन सके। हेलो, कैसी हो बेटा? हाँ माँ, मैं तो अच्छी हूँ, और आप ही सुनाइए। भाभी कैसी है माँ? भाभी क्या कर रही है? अरे अब क्या बताऊँ तुझे बेटा, जाने आजकल की लड़कियों को कैसे संस्कार देते हैं उनके माँ बाप। छोटी सी बीमारी के नाम पर आजकल की बहुएं तो बस दिन भर बिस्तर पकड़ कर लेटी रहती है, और मायके वाले देखने आए तो उनकी जिम्मेदारी सास के सर पर लाद देती हैं। अरे सास का डर नहीं है आजकल की लड़कियों को,
बीमारी का बहाना लेकर बिस्तर में पड़ जाती हैं और सास को ऑर्डर देती हैं कि उसके मायके वाले आ रहे हैं तो सास उनकी खातिरदारी करे, उनकी सेवा करे। भला ये शोभा देता है क्या मीनाक्षी, तू ही बता कि बहू के मायके वाले आए और बहू बीमारी का बहाना लेकर बिस्तर में पड़ी रहे और सास किचन में खटकती रहे। बता शोभा देता है क्या ये? क्यों माँ, भाभी के मायके वाले आ रहे हैं क्या? हाँ और नहीं तो क्या, जरा सा बुखार क्या लग गया गुड़िया रानी को तो उसके पापा और भैया देखने आ रहे हैं। तो पापा और भैया जैसे देखने आ रहे हैं सुनी, तो वो मुझे आकर ऑर्डर दे रही है कि मैं उसके पापा और भैया के लिए खाना बनाऊं। अरे मैंने भी साफ साफ मना कर दिया, मैं क्यों बनाऊं उसके मायके वालों के लिए खाना। कह दिया बेटा मैंने तो साफ साफ, जाओ और खुद बनाकर खिलाओ अपने भाई बाप को। इधर सास की बातें बेचारी पूजा रसोई से सुन रही थी। सास की बातें सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू निकल गए। बेचारी पूजा आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए उसने जैसे तैसे कांपते हाथों से खाना बनाना शुरू किया। बदन का हर जोड़ दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने गैस जलाया, धीरे धीरे पुड़ियां बनाई, आलू की सब्जी तैयार की और रायता सलाद भी तैयार किया। जैसे तैसे खाना तो बना लिया मैंने, लेकिन पापा और भैया आएंगे तो खाना कैसे परसूंगी, हिम्मत नहीं हो रही है जरा सी भी। अरे पूजा बेटा, ये क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए ना। पापा जी, वो पापा और भैया आ रहे हैं ना, तो उनके लिए खाना बना रही थी। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर खाना बनाना था तो शारदा से क्यों नहीं कहा तुमने? वही आकर 2 लोगों का खाना बना देती। नहीं पापा जी, वो मैंने कहा तो था मम्मी जी से, लेकिन शायद उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो अच्छी भली भजन कीर्तन कर रही थी, अचानक उसकी तबीयत को क्या हो गया? मैं अभी देख कर आता हूँ। अरे पापा जी रहने दीजिए ना, बेकार में मम्मी जी परेशान हो जाएंगी, रहने दीजिए। जैसे तैसे मैंने खाना तो बना ही लिया है। अरे बेटा, ये कोई बात हुई क्या? घर का यदि एक सदस्य बीमार हो तो क्या दूसरे सदस्य को उसकी मदद नहीं करना चाहिए? मैं अभी जाकर शारदा से बात करता हूँ। पूजा के ससुर जी देखते हैं कि पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी अपने पापा और भैया के लिए इतना परेशान होकर खाना बना रही है। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से से शारदा जी के पास जाते हैं। अरे नहीं नहीं जिज्जी, भला ये भी कोई बात हुई? आप बुलाए हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर आएंगे इनके साथ। शारदा, ठीक है जिज्जी, हम फोन रखते हैं, हम आपको बाद में फोन करेंगे। अभी ये आ गए हैं, लगता है इन्हें कुछ काम है हमसे। क्या हुआ सरकार, इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं आप यहाँ? शारदा, ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है ना कि बहू पिछले 3 दिनों से बुखार से परेशान है और उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। बेचारी बुखार से तड़प रही है और उसके मायके से सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, तो क्या 2 लोगों का खाना तुमसे नहीं बनाया जाता? पति की बात शारदा जी के लिए जैसे आग में घी का काम किया हो, वह तुरंत ही अपने पति के ऊपर चिल्ला पड़ी। तबीयत? कैसी तबीयत? किसकी तबीयत खराब है? अरे जाकर रसोई में देखिए, एक से एक पकवान बने पड़े हैं। कौन सा इंसान बीमारी में इतने पकवान बनाता है भाई बाप के लिए? पकवान बनाने में तो कोई भी बीमारी उसे दिखाई नहीं दे रही है और हमारे लिए दाल रोटी बनाने में बीमार पड़ जाती है। और मैं कहती हूँ, जब वो इतनी बीमारी है और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है तो आराम करे ना। क्या जरूरत थी खाना बनाने की? वह लोग चाय पानी पीकर भी तो जा सकते थे ना। जरूरी तो नहीं कि वो लोग आ रहे हैं तो उन्हें खाना खिलाकर ही विदा किया जाए। लेकिन नहीं, देखो कैसे एक टांग पर खड़ी होकर आइटम पर आइटम बना रही है महारानी। बेकार की बातें मत करो शारदा। भला कोई लड़की कैसे अपने पिता और भाई को बिना भोजन कराए अपने ससुराल से वापस भिजवा सकती है? अरे तुमने मना कर दिया इसलिए वो मजबूरी में बना रही है, वरना उसकी हालत नहीं है रसोई में खड़े होने लायक की। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। बेकार की पचड़ मत पालिए आप मेरे सामने। अरे बहू की तकलीफ आपको दिख गई और पिछले 4 दिनों से मैं बता रही हूँ कि मेरे घुटनों में इतना दर्द है कि मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा है, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? सच में शारदा, तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब है। अरे हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने को हाजिर रहती हो तुम पूरे समय। देखो ये बेकार की बहस और पंचायत मत करो शारदा, जाकर बहू की रसोई में मदद करो। मैं क्यों जाऊँ उसका हाथ बटाने? मैं नहीं जाने वाली। उसके पापा और भैया आ रहे हैं तो वही संभाले, मुझे कोई शौक नहीं है जबरदस्ती में रसोई में जाके उलझने की। देखो शारदा, ये बेकार की जिद छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता। जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अरे वो इस घर की बहू है, उसकी जिम्मेदारी है ये सब करना, और मैं सास हूँ। और मैं एक सास होकर, एक बेटे की माँ होकर बहू के मायके वालों के लिए खाना बनाकर उन्हें परसूं? ये तो ठीक बात नहीं है। यह तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। सास होने के रुतबे को मटिया मेट करता है। मैं ये सब नहीं करूँगी और मैं आपसे भी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करें। मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है शारदा, लेकिन याद रखना समय बहुत बलवान है, सब दिन एक जैसे नहीं होते। अरे जाइए जाइए, मुझे दिन मत गिनाइए। अब मेरे दिन ऐसे नहीं रहे किसी के सामने झुकने की। जब बहू थी इस घर की तब खूब झुक लिया मैंने
इधर शारदा जी अपने अकड़ में बैठी हुई थी, उधर पूजा के पापा और भैया के आने पर भी शारदा जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। यह बात बेचारी पूजा को बहुत खल गई थी, लेकिन पूजा के ससुर जी लगातार पूजा के पापा और भाई के साथ बैठे रहे। इस बात की पूजा को बहुत तसल्ली भी थी। फिलहाल सास की ऐसी हरकतों से पूजा बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि पूजा अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने मायके और अपने भाई बाप का अपमान शायद ही कोई लड़की बर्दाश्त कर पाए। इधर पूजा अपने पापा भैया को और ससुर जी को बहुत प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। ठीक है भाई साहब, बिटिया से मिल लिए तो तसल्ली हो गई। पूजा बिटिया, जरा समय समय पर खाना पीना खाओ और दवाइयाँ भी समय पर खाओ, और देखो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम ही करना है। अभी तुम बहुत कमजोर हो गई हो बेटा। जी पापा। ठीक है भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। और पूजा बेटा, कोई भी बात हो तो तुरंत अपने पापा को फोन कर लेना, ठीक है ना? ठीक है पापा। भाई साहब, बहन जी दिखाई नहीं दे रही है। हम जब से आए हैं तब से वह शायद घर पर नहीं है। हाँ भाई साहब, शारदा जी किसी काम से बाजार गई हुई है। अच्छा ठीक है भाई साहब, बहन जी आए तो उन्हें हमारा नमस्कार बताइएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। ठीक है भाई साहब, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। पूजा के पापा और भैया तो वापस घर चले जाते हैं, लेकिन पूजा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी सास शारदा जी ने उसके पापा और भाई का कितना अपमान किया है, जब वह उनसे बात करने कमरे से बाहर तक नहीं आई। जब शाम को शिखर ऑफिस से आता है तो पूजा उसे दिन भर की सारी बातें बताते बताते रो पड़ती है। सुनिए जी, आज के बाद मैं अपने पापा और भैया को यहाँ आने से मना कर दूंगी। वो मेरे यहाँ ना आए तो ही अच्छा है, मुझे उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। पापा जी ने भी मम्मी जी को बहुत समझाया, लेकिन मम्मी जी लाख बुलाने के बावजूद भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। आखिरकार मजबूरन में पापा जी को मेरे पापा से झूठ बोलना पड़ा कि मम्मी जी किसी काम से मार्केट गई हुई है। मानती हूँ, मैंने उनसे मदद मांगी थी कि थोड़ी मदद कर दीजिए, पापा और भैया आ रहे हैं तो मैं खाना बना लेती हूँ। उन्होंने मना कर दिया। मैंने कोई शिकायत नहीं की उनसे, जैसे तैसे जो बना मैंने बनाकर खिला दिया, लेकिन कम से कम पापा और भैया के सामने आकर बैठना तो था मम्मी जी को। ये तो सरासर गलत है। माँ को ऐसा नहीं करना था। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं जी, रहने दीजिए। बेकार में मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी, सोचेंगी कि मैंने आपको भड़का दिया। नहीं पूजा, अगर इस बार मैंने ऐसे ही जाने दिया तो माँ दोबारा फिर से ऐसा करेंगी। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, ये सब क्या है? क्यों करती हो आप ऐसा? आपको पता है ना कि पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था, फिर भी आपने क्या आपने बेटा बोल? अरे तेरे पापा कम थे क्या जो तू भी आ गया उस पूजा का पक्ष लेकर? अरे मैं कहती हूँ, जब उसे डॉक्टर ने मना किया था काम करने को तो किसने बोला था काम करने को? आराम करती ना। किसने बोला था खाना बनाने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था कि तेरे पापा और भैया आ रहे हैं तो तू जा और 56 पकवान बना ले। अरे अपने पापा और भैया को चाय पानी में भी तो विदा कर सकती थी ना, खाना खिलाना जरूरी था। माँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वह मेहमान है हमारे। पूजा के पापा और भाई थे, इतनी दूर से आए थे, और तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि घर आए मेहमान को चाय पानी या खाना के लिए पूछे? एक तो आपने पूजा की कोई मदद नहीं की, और ऊपर से यह बेकार की बातें कर रही हैं आप। याद रखिए माँ, अगर आपकी यही सोच रही ना तो कल को हमारे दरवाजे में कोई नहीं आएगा। रुपए पैसे से जिंदगी नहीं कटती है माँ, जिंदगी कटती है इज्जत से, प्यार से, मान सम्मान से। और अगर तुम्हारी यही अकड़ रही तो कल को एक कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा माँ। अरे बीवी की बात मानकर तू माँ से सवाल जवाब करने को खड़ा हो गया। अरे तेरी बीवी की क्या हाथ बटाऊं मैं? तेरी बीवी को तो बोलने तक की तमीज नहीं है। अरे जरा सा बीमार क्या हुई, इसके तो नखरे शुरू हो जाते हैं। हमारे जमाने में बहुएं बीमार होकर भी गाय भैंस तक संभालती थी, और ये इसके बस तो नखरे देख लो। अरे 4 रोटियां बनाने में, दाल चावल बनाने में इसको चक्कर आते हैं, बीमार हो जाती है। अरे बुखार से शरीर तप जाता है इसका। अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। मैंने बहुत समझाया बेटा, लेकिन तेरी माँ ना जाने कौन से अकड़ में बैठी है। इसे किस बात की अकड़ है तो ऊपर वाला ही जाने। अच्छा हो गया तेरे नाना नानी ने लाखों की संपत्ति तेरी माँ के नाम पर नहीं किए, नहीं तो इसके पैर तो जमीन पर कभी पड़ते ही नहीं। देखिए जी, अब आप बकवास कर रहे हैं। अरे मेरे माँ बाप पर क्यों जाते हैं? उनको जितना देना था उन्होंने दिया। चलो बेटा, चलो यहाँ से। इसे कोई नहीं समझा सकता। साक्षात ईश्वर भी आ जाए ना तब भी ईश्वर की बात काट देगी। हाँ पापा, सही कह रहे हैं आप। सास ससुर और पति की बातें पूजा कमरे में बैठकर सुन रही थी। सबकी बातें सुनने के बाद पूजा को समझ में आ गया कि उसकी सास किसी की नहीं सुनने वाली। अब जो भी करना है वह उसे ही करना है, क्योंकि शारदा दी तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। समझ में आ गया कि मम्मी जी को कोई नहीं समझा सकता। अब मम्मी जी को सबक सिखाने के लिए मुझे बिल्कुल मम्मी जी की ही तरह बनना पड़ेगा
और मैं जानती हूँ यह मौका मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस मुझे सही मौके की तलाश है। पूजा कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है और वह पहले जैसे घर के कामकाजों में जुट जाती है। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने बाद पूजा को वह मौका मिल जाता है जिस मौके की वह तलाश में थी। एक दिन पूजा ध्यान से सुन रही थी कि उसकी सास किसी से फोन में बातें कर रही है। अरे भैया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे भी पूरे 1 साल हो गए हैं, आप अपनी बहन को तो जैसे भूल ही गए हैं। बता देती हूँ मैं, इस बार तो आप लोगों को आना ही होगा। और विनय की भी तो छुट्टी लग गई है ना, मैं तो कहती हूँ कि कल ही आ जाओ। सच में भैया, कल आ रहे हो ना? पक्का? चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेरे मनाने का कोई असर तो हुआ जो आप लोग कल आने को तैयार हो गए। अच्छा ठीक है, अब कल मिलते हैं। अरे तुम यहीं खड़ी हो पूजा, मैं तो तुम्हारे कमरे की ओर आ रही थी। वो क्या है ना बहू, बहुत ही खुशी का मौका है। पूरे 1 साल बाद मेरे भैया भाभी और मेरा भतीजा आने वाला है कल। सच में मम्मी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देखो बहू, मैं तो तुम्हें पहले ही बता देती हूँ साफ साफ, कल ना तुम बहुत बढ़िया खाना बनाना और दही बड़े, पुड़ी, पनीर, गुलाब जामुन सब कुछ बना लेना तुम। और सुनो, इससे भी ज्यादा तुम्हें कुछ और अच्छा आता हो ना, वो भी बना लेना। अरे ये क्या बात हुई, तुम हंस क्यों रही हो? बस ऐसे ही मम्मी जी, हंसी आ गई। याद है ना क्या क्या बनाने को कहा है मैंने तुमसे? अरे नहीं मम्मी जी, माफ कीजिए मुझे, तो आप पता नहीं आपके मायके वाले कैसा खाना खाते हैं। अगर मैं खाना बनाऊं और कुछ ऊपर नीचे या कम ज्यादा हो गया तो फालतू में 4 बातें सुनने को मिलेंगी। इससे तो अच्छा है मम्मी जी कि आप अपने मायके वालों को ना अपने हाथ से अपनी पसंद का खाना बनाकर खिलाओ। भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगी। अपना बवाल आप खुद ही पालिए। बहू की बात सुनकर तो शारदा जी को जैसे करंट सा लगा। क्या क्या कहा बहू तुमने? तुम खाना नहीं बनाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पागल तो नहीं हो गई है तुम? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ये कैसी बदतमीजी भरी बातें कर रही हो तुम? बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मम्मी जी, मैं कोई बदतमीजी वाली बात नहीं कर रही हूँ और ना ही कोई बकवास कर रही हूँ। मैं तो बस वही कह रही हूँ जो आपने मुझसे कहा था। याद है कि नहीं आपको कि फिर से याद दिलाऊं? जब मैं बीमार थी और मेरे मायके से मेरे पापा और मेरे भाई आए हुए थे, तब मैंने आपसे थोड़ी सी मदद मांगी थी। बस याद तो आ ही गया होगा ना आपको? शेखर के पापा, ओ शेखर के पापा, सुनते हो अपनी लाडली बहू की बात? यह बोल रही है कि ये खाना नहीं बनाएगी। मेरे मायके वाले क्या भूखे लौट जाएंगे? क्यों शारदा, जब तुमने उस दिन बहू को बुखार में रसोई में घसीटा था तब तो तुम बड़ी अकड़ में थी। अब भुगतो, तुम जैसी सासों के कारण ही बहू में विद्रोह करती है। अब बड़ी आई तुम तमीज सिखाने वाली। क्यों अपना किया भूल गई तुम? अच्छा, आज इसके साथ साथ आप भी मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरा साथ छोड़ रहे हैं आप। ये कल की आई बहू का साथ दे रहे हैं आप। लेकिन मेरा बेटा मुझे पूरा साथ देगा। अभी फोन करके कहती हूँ उससे, तब इसकी अकल ठिकाने लगाएगा वो। हेलो हेलो शेखर बेटा। हाँ माँ। देख बेटा, मैं तुझसे कहती थी ना कि तेरी पत्नी बहुत बदतमीज है, उसे बात करने तक की तमीज नहीं है। कल तेरे मामा आ रहे हैं तो मैंने इससे कहा कि उनके पसंद का खाना बना दे, तो इसने साफ मना कर दिया। कहती है कि तुम्हारे मायके वालों के लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। माँ, मैं घर की पंचायतों से ना दूरी रहना चाहता हूँ। मुझे ऑफिस में काम करने दो। तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। बहू, कम से कम थोड़ी मदद तो कर दो। अरे सास बहू के रिश्ते का कुछ तो लिहाज कर लो। मम्मी जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, इंसान हूँ। जिस दिन आपने मेरी तकलीफ को नजरअंदाज किया था, उसी दिन आपने ये अधिकार भी खो दिया था। और अब से मम्मी जी, मेरा भी एक फैसला है इस घर में कि अब से हर कोई अपने अपने मायके की जिम्मेदारी खुद उठाएगा, अब चाहे वो सास हो या बहू। बहू, ऐसा मत करो बहू, ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक बार देख लो, बस एक बार मेरी मदद कर दो। मम्मी जी, इज्जत उसी की होती है जो दूसरों की इज्जत करना जानते हैं। आपने मुझे बीमार हालत में भी इतना बेइज्जत किया, अब आपकी बारी है। ऐसा मत बोलो बहू, ऐसा मत बोलो। नहीं मम्मी जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने मेरे साथ जैसा किया है, आपके साथ तो मैं वैसा ही करूंगी। देखिए ना जी, देखिए पूजा बहू को कुछ तो समझाइए। अरे अब ये मेरी बराबरी करेगी तो इसमें और मेरे में क्या अंतर है? मैंने तो गलती कर दी और मैं अपनी गलती स्वीकार भी कर रही हूँ, लेकिन अब तो बहू को मुझे माफ कर देना चाहिए ना, और उसे मेरी मदद करनी चाहिए। वाह शारदा वाह, क्या बात कही तुमने। भगवान ने तो सारी चतुराई तुम्हारे अंदर ही कूट कूट कर भरी है। जब अपनी बारी आई तो जल्दी से हिसाब किताब करना चाहती हो। अपनी बारी आई तो जल्दी से माफी भी मांग लो और सामने वाला जल्दी से तुम्हें माफ भी कर दे। शारदा, हिसाब किताब तो बराबर होना ही चाहिए। एक बार तुमने बहू के मायके वाले को परेशान किया, बहू को बेइज्जत किया, तो अब बारी तुम्हारी है। बहू भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी और न ही बहू कमरे से बाहर निकल कर आएगी। तुम भी ऐसे ही कह देना अपने मायके वालों से, जैसे इस बेचारी ने कहा था कि मम्मी जी किसी काम से बाजार गई हुई है,
तुम भी कह देना कि तुम्हारी बहू भी किसी जरूरी काम से बाजार गई हुई है, हिसाब बराबर। चलो बहू, शारदा को तुम ज्यादा परेशान मत करो, उसके पास बहुत कम समय है। कल ही सुबह उसके भैया भाभी आने वाले हैं, बेचारी को बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है पापा जी, मुझे भी ना अपना फेवरेट सीरियल देखना था। देखा शारदा, इसे कहते हैं नहले पे दहला। मुझे तो मालूम ही था कि एक न एक दिन ऐसा तो होगा ही, क्योंकि कोई किसी का अत्याचार कब तक सहन करेगा। अभी भी वक्त है शारदा, सुधर जाओ, नहीं तो यह तो पहला हिसाब था बहू का। अगर एक एक करके बहू ने सारा हिसाब लिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा।